नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता था कि अभी तक ये सबसे अच्छे विदेश मंत्री हैं। लेकिन रिजल्ट देख करके पता चलता है कि अभी तक के इनके कार्यकाल में लिए गए सारे डिसीजन लगभग फेलियर ही रहे हैं। तो आइए सोशल मीडिया की आंखों में लेजर लाइट वाले हमारे विदेश मंत्री के बारे में बात करते हैं, उनके सारे कार्यकाल और उनके किए गए डिसीजन के बारे में। 2019 से एस जयशंकर पीएम मोदी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे पीक नेशनलिज्म बोल करके इनको बेचा जा रहा है, लेकिन आप प्रूफ में देख सकते हो बॉर्डर पे चाइना के द्वारा एग्रेशन, हमारे पड़ोसियों से हमारी बढ़ती हुई दूरी, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो या फिर श्रीलंका, ज्यादातर देशों से हमारे डिप्लोमेटिक झगड़े हैं या फिर यूएसए के सामने भारत का सरेंडर। एस जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद से ही आज इंडिया सबसे ज्यादा आइसोलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो शुरू करते हैं अभी के हमारे सबसे बड़े थ्रेट से, यानी ड्रैगन चाइना। भारत के एस जयशंकर के टाइम में भारत के पॉलिसी को सबसे बड़ा झटका लगा 2020 गलवान वैली क्लैश में। 15-16 जून 2020 को चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन सोल्जर पे क्लॉप्स और स्टोन से एम्बुश किया। रिजल्ट यह रहा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और अभी नरवणे साहब की बुक आई जिसमें भारत के एग्रेशन को साफ देखा जा सकता है कि भारत चाइना को लेकर के उस समय कंफर्टेबल नहीं था। जब चाइनीज टैंक्स भारत की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारे नेता डिसीजन ही नहीं ले रहे थे कि आगे क्या करना है, जिससे उस समय सेना को कंफ्यूजन हुआ। गलवान क्लैश में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चाइना अपने केवल 4 सोल्जर के ही नुकसान के बारे में माना और बाकी सबको छुपा लिया, जैसा कि वहां पे होता आया। रिपोर्ट के अनुसार चाइना हमारे बॉर्डर और इंडियन टेरिटरी में डीप कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इंडिया ने गलवान पेंगोंग में रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, लेकिन 4 साल तक क्लैश चलता रहा। लेकिन उसके बाद कुछ जगह डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन सभी जगह पे अभी हमारे उससे झगड़े क्लियर नहीं हुए हैं। चाइना भारतीय बॉर्डर के पास रोड, ब्रिज, अपने एयर बेस बना लिए हैं और उस बेस पे रिपोर्ट्स के अनुसार 5th जनरेशन के विमान भी आ चुके हैं, जो कि अभी इंडियन बेड़े में एक भी 5th जनरेशन का विमान नहीं है। अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट हुआ और इसी को सेलिब्रेट किया गया भारत में। लेकिन 2025 के शुरू में ही पता चला कि इंडिया को बफर जोन स्वीकार करना पड़ा, जिस पर पीएम मोदी की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल होती है। आए दिन चीन हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगे जमाता है। सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर धरती चीन दबोच करके बैठा हुआ है। ये भूगोल बदल गई, भूगोल कांग्रेस के शासन में बदल गई है। जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वो हिस्सा चाइना के पास चला गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अभी तक तो स्थिति सही है, लेकिन यह कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोदी जी का कहना था कि हमारे पड़ोसी फर्स्ट हैं और इन सब का भारत नेतृत्व करते हुए चलेगा, लेकिन यह हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंडर या केवल बैकलेस बन करके ही रह गया। 2023-24 मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन चला। उस कैंपेन से ही चुन करके आए वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। वहाँ पे प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि भारत को अपने वहाँ पे रह रहे सैनिकों को वापस बुलाने पड़े और वहाँ पे चाइना का बढ़त हो गया और मोहम्मद मोइजू ने कई एंटी इंडिया कमेंट पास किए थे। लेकिन उसके बाद से भारत केवल डैमेज कंट्रोल ही करता रहा। नेपाल से भी हमारे काला पानी और लिपुलेख को लेकर के विवाद है, जो कि अभी भी विवाद ही है। नेपाल ने 2020 में अपने मैप में इंडिया के कुछ पार्ट को अपने मैप में दिखाया और अभी नेपाल में चाइना का सबसे ज्यादा बढ़त है। बांग्लादेश में इंडिया देखता ही रह गया और वहाँ पे शेख हसीना को हटा करके अब नई गवर्नमेंट आ चुकी, जो कि पूरी तरह से प्रो चाइना है। जिस पाकिस्तान को बांग्लादेश पहले भाव नहीं देता था, वो भारत की तरफ रहता था, अब वह पाकिस्तान से डिफेंस डील भी कर रहा है। श्रीलंका के पोर्ट पे चाइना अपने जासूसी जहाज ला रहा है, जिसको भारत नहीं रोक पाया। इंडिया के ज्यादातर पड़ोसी चाइना की तरफ है या फिर यूएसए की तरफ। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबका पहला चॉइस अब इंडिया नहीं बचा। हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के भारत और कनाडा में विवाद पीक पे था, जिस समय यूएसए से लेकर के इंग्लैंड तक सभी कनाडा के पक्ष में थे और भारत पे ही दोष लगा रहे थे। लेकिन इंडिया ने उस समय कनाडा के साथ थोड़ा रिटेलिएट किया था। भारत ने उनको डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकाल दिए। उसके बाद कनाडा ने भी सेम डिसीजन लिया। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम लोग रशिया से डिस्काउंट पे तेल लेने लगे। बिलियंस ऑफ डॉलर हम लोग बचाए, रशिया के तेल के टॉप बायर बन गए। हम लोग जब रशिया से S-400 खरीदे तब भी यूएस अपना एग्रेशन दिखाया, लेकिन थैंकफुली हम लोग उस समय यूएसए के पक्ष में नहीं आए। लेकिन अभी यूएसए से हम लोग ट्रेड डील किए हैं, जिसका पहला शर्त यही था कि हम लोग रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे और हमारे महामानव यह शर्त मान भी गए और उसके लिए पार्लियामेंट में बाकायदा उनका स्वागत भी किया गया। वाह। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, उस समय यूएसए अपना 7वां बेड़ा लेकर के आया था। अगर अभी की सरकार रहती उस समय वह यूएसए से डील कर लेते और बांग्लादेश अभी आजाद भी नहीं हुआ रहा। आपके इस पे क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी के ट्रेड डील पे वापस आए तो ट्रंप ने बाकायदा डील में कहा है कि अगर इंडिया रशिया से फिर से ऑयल परचेज करेगा तो 25% की टैरिफ फिर से शुरू हो जाएंगे। मतलब इंडिया को ट्रंप टैरिफ के आगे पूरी तरह से सरेंडर करा दिया गया। रशिया, जो कि हमारा सबसे विश्वासी और पुराना मित्र है, उससे अब दूरियां भारत की बढ़ सकती है। फरवरी में ट्रंप ने इंडिया के साथ ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया। यूएसए ने जो भारत पे 50% की टैरिफ लगाया था उसको घटा करके 18% कर दिया गया। अच्छा लगा। अब इस डील की सच्चाई भी देख लो। लेकिन हम लोग रशिया से अब तेल नहीं खरीदेंगे, ज्यादा चांस है कि हम लोग उससे अब फाइटर जेट भी नहीं लेंगे। अमेरिका का प्रोडक्ट भारत में अब लगभग 0 टैरिफ में बिकेगा, जिससे कि यहाँ के व्यापारियों को सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है। यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग अमेरिका के लिए खोल दिए हैं।
अब तो भारतीय किसानों की हालत राम जाने। क्रिटिक्स का कहना है कि भारत का यूएसए के सामने यह स्ट्रेटेजिक सरेंडर है। राहुल गांधी का पहले ही यह वीडियो वायरल हो गया था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ट्रंप ने खुद भारत को फोर्स करके टैरिफ लगाया। अल जजीरा और रॉयटर्स ने कहा कि भारत को इस डील से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। और अभी हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किए थे, जिस कारण से क्रिटिक्स का कहना है कि इसलिए इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पे असर बहुत ही कम हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो नैरेटिव फैलाया पूरी दुनिया में, उस पे भारत ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि जो देश हमारे भारत के तेजस खरीदने के लिए रेडी थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर की विदेश नीति सक्सेस रही है या फिर फेलियर? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।